नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस चैनल जेआरएफ विद गुलशन पे। अपने एग्जाम की तैयारी के अंतिम क्षणों में हमें जो प्रीवियस ईयर डिस्कशन क्लास आप लोगों को जो चाहिए थी, जो आप लोगों की बार बार डिमांड थी, वो मैं क्लास जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये क्लास आज लाइव यूट्यूब पे होनी थी, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से ये क्लास जो है लाइव तो नहीं हो पाई। इसलिए मैं जो है इस क्लास को रिकॉर्ड करके और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग जो है इस क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट ऐसे हैं जो मिलने वाले हैं। और क्लास के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे आप लोग, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी जो है आप लोग देखेंगे कि कैसे मैं जो है क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ और कैसे जो है मैं क्वेश्चन से डील कर रहा हूँ, वो तरीका आप लोग सीखेंगे। और इसी क्लास के माध्यम से हम लोग अपनी जो है लास्ट के 10 दिनों की जो तैयारी है वो करने की कोशिश करेंगे। ये क्लास जो है आप लोगों को डेली 8 बजे हमारे इस चैनल पे लाइव प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर लाइव नहीं हो पाता तो एक वीडियो जो है डेली आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए मिलते हैं आप लोगों से क्वेश्चन पेपर के साथ। तो आज जो हम लोग सेट जो है सॉल्व करने वाले हैं, वो यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा 23 फरवरी 2023 को जो हुई है, उस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें जो है जो दिसंबर 2023 2022 का जो पेपर हुआ था, जो फरवरी के महीने में कंडक्ट कराया गया था एनटीए के द्वारा, तो उसके पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो टाइम न वेस्ट करते हुए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 1 से 5 तक का जो क्वेश्चन है वो हमें डीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले ही डीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे पहले कि द फॉलोइंग टेबल 1 एंड टेबल 2 शो द ब्रेकअप ऑफ 4170 vacant post in 6 banks A and F, and the percentage breakup of the requirement of personnel in 6 different cadres in a bank, namely IT officer AFO, law officer LO, finance executive FE, technical officer TO, and probatory officer PO respectively. Assume that these percentages are the same for all the 6 banks based on the data इन द टेबल्स, आंसर द क्वेश्चन। तो सबसे पहले डीआई को जो है सॉल्व करने से पहले जो है उस डीआई का मतलब क्या है हमें ये समझना होगा। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ पा रहे हैं कि 6 बैंक है जिनका नाम जो है ए से लेके एफ तक है। उसमें जो है कुछ वैकेंट सीटें जो हैं 4170 पद जो हैं उनके इन्होंने वैकेंसी जो है वो निकाल रखी है। और परसेंटेज जो है डिवाइड है कि एएफओ के लिए इतना परसेंट चाहिए, एलओ के लिए इतना चाहिए। जो जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग वैकेंसी जो है हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि बैंक ए जो है उसमें टोटल 800 वैकेंसी है, बैंक बी जो है उसमें 940 वैकेंसी है, बैंक सी जो है उसमें 600 वैकेंसी है, बैंक डी जो है उसमें 820 वैकेंसी है, बैंक ई जो है उसमें 450 वैकेंसी है, बैंक एफ जो है उसमें 560 वैकेंसी है। और कैडर वाइज देखें तो आईटीओ के लिए टोटल 11% जो है ब्रेकअप है, मतलब कि टोटल जितना वैकेंसी है 800 जो वैकेंसी है बैंक में, उसका 11% जो है वो आईटीओ ऑफिसर जो है वो होंगे। मतलब कि टोटल आईटीओ जो है 800 पद में बैंक एक की अगर बात किया जाए तो टोटल 88 सीट जो है वो आईटीओ ऑफिसर के लिए। तो ये जो है इस ग्राफ में जो है बताने की कोशिश किया गया है। ओके, उसी तरीके से एएफओ के लिए 35%, एलओ के लिए
10%, एफई के लिए 26%, टीओ के लिए 8% और पीओ के लिए 10%। ओके, तो हमने देखा कि इस ग्राफ में क्या बोला जा रहा है, कुछ बैंक्स हैं, 6 बैंक्स दिए हुए हैं, उसमें कुछ वैकेंट सीटें हैं और सभी वैकेंट सीटों के लिए परसेंटेज ब्रेकअप जो दिया हुआ है कि आईटीओ ऑफिसर, एफओ ऑफिसर, एलओ ऑफिसर, एफई ऑफिसर कितने कितने परसेंट जो है इन लोगों को भर्ती लेना है, रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट कितना करना है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ग्राफ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग इस ग्राफ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 1 जो है उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 1 जो बोला जा रहा है कि ए और सी, क्वेश्चन 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। ए और सी बैंक में दी गई आवश्यकता के अनुसार आईटीओ की नियुक्तियां की गई हैं। कुछ दिनों बाद कुछ नव नियुक्त आईटीओ बैंक ए छोड़ के बैंक सी को ज्वाइन कर लेते हैं। बैंक ए और सी में नवनियुक्त आईटीओ की संख्या अब बराबर हो गई, तो बैंक ए से छोड़कर जाने वाले नवनियुक्त व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, इंग्लिश वाले अगर देखें, बैंक ए एंड बैंक सी रिक्रूट्स ITOs and for the given requirement after few days some of the newly employed ITO left bank A and joined bank C. The numbers of the new recruits of ITOs in bank A and bank C have now become equal. The percentage of new recruits who left bank A is okay. तो हम लोग देखेंगे कि पहले जो है आईटीओ का जो है परसेंटेज है 11% और बैंक हम लोग को देखेंगे कि कौन सा बैंक हमें चूज करना है, बैंक ए और बैंक सी। ओके, बैंक ए और बैंक सी। बैंक ए में टोटल वैकेंसी जो है 800 है। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो नेट का एग्जाम होता है उसमें हिंदी जो टाइपिंग होती है उसमें बहुत सारे एरर्स जो है देखने को मिलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब से क्वेश्चन जो बनाएंगे वो इंग्लिश में पढ़ के बनाएंगे और हिंदी में जहां हम लोग को इंग्लिश नहीं समझ में आएगी वहां हम लोग हिंदी का यूज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन 1 को जो है सॉल्व करते हैं हम लोग। बैंक ए में जो है टोटल 800 रिक्वायरमेंट है, रिक्त पद है जो है, और बैंक सी में जो है टोटल 600 है, सी में जो है 600 है। अब देखा जाए कि 11% दोनों में आईटीओ जो है वो आते हैं। 11% आईटीओ अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है टोटल आईटीओ 88 आएंगे और इसमें जो है टोटल आईटीओ दोनों का 11% हम लोग निकालेंगे। परसेंटेज निकालने का जो फार्मूला होता है एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई अपन 100। एक्स जो है वो हमारी वैल्यू होती है जिसका परसेंटेज निकालना है, वाई हमारा होता है जितना परसेंट निकालना है हमें, और अपन 100। ठीक है, तो इस फार्मूले से जो हम लोग परसेंटेज जो है वो निकालेंगे। ओके, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बैंक सी में टोटल रिक्रूट्स जो है 66 आएंगे आईटीओ के, और बैंक ए में जो है टोटल रिक्रूट्स 88 आएंगे। 88 अब दे रहा है कि कुछ नवनियुक्त आईटीओ जो है वो बैंक छोड़ के बैंक सी में चले जाते हैं, ए को छोड़ के बैंक सी में चले जाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक्स जो है, एक्स मेंबर जो है वो बैंक ए को छोड़ते हैं और बैंक सी में चले जाते हैं। तो इसमें से बैंक ए 88 में से एक्स हम लोग माइनस करेंगे और ठीक वही एक्स जो है हम लोग बैंक सी में जितने नए नियुक्त हुए हैं उनमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसको अगर हम लोग इधर लाएं तो 88 माइनस 66, और ये एक्स इधर जाएगा तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये टोटल हो जाएगा 22। 22 इक्वल टू 2x, एक्स इज इक्वल टू 11। एक्स की वैल्यू जो है हमारा 11 आया। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो क्वेश्चन का अगला हिस्सा जो है वो पूछा जा रहा है कि द परसेंटेज ऑफ न्यू रिक्रूट्स हु लेफ्ट बैंक ए। बैंक ए जो लेफ्ट करते हैं उनका परसेंटेज बताना। तो बैंक ए जो लेफ्ट करते हैं उनका परसेंटेज बताना है। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, एक्स अपॉन वाई और मल्टीप्लाई बाई 100। एक्स जो है जितना हमारा वैल्यू है जिसका परसेंटेज निकालना है, और वाई जो है जिसके सापेक्ष परसेंटेज निकालना है। जैसे कि हमें यहाँ बैंक ए के नए रिक्रूट्स जो थे उनके सापेक्ष अगर परसेंटेज निकालना है तो हम वहां जो है y की वैल्यू जो है वो रखेंगे। तो x के वैल्यू की जगह हमारा 11 जो यहाँ आया था, जो नए जो छोड़ के गए थे उनकी जो वैल्यू आई थी वहां हम लोग 11 पुटअप करेंगे, और टोटल रिक्रूटमेंट जो हुई थी बैंक ए में वो 88 थी। तो 88 और मल्टीप्लाई बाई
100। ओके, तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 100/8, और जब इसको हम लोग अच्छे से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 सही 1/2। ओके, यानी कि 12.5 हमारा इसका आंसर होगा। ओके, इसका आंसर जो है 12.5 इसका आंसर होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया तो तुरंत जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन ए जो है और क्वेश्चन 1 को जो है हम लोगों ने सॉल्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी जब हम लोग देखेंगे, 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज जो है वो आ रही हैं। अ, ओके, क्वेश्चन 1 जो है वो सॉल्व हुआ हम लोगों से। क्वेश्चन बी को जो है देखते हैं हम लोग। इसको मैं साफ कर लेता हूँ, उसके बाद जो है क्वेश्चन 2 जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से। थोड़ा ये डीआई का जो क्वेश्चन इस समय आ रहा है वो बहुत ही टफ पूछे जा रहे हैं डीआई। हालांकि ये डीआई तो अभी सापेक्षता कुछ इजी जो है दिया दे रखा है इस एग्जाम में, तो थोड़ा सा हम लोग धैर्य से जो है डीआई सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही इजी डीआई जो है पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम जो है, लेकिन कभी कभी जो है थोड़ा टफ डीआई वो पूछ दिया जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा हम लोग पेशेंस अपना बनाए रखेंगे। ओके, क्वेश्चन 2 जो है उसमें बोला जा रहा है कि सी ई एफ को मिला के एक साथ एल ओ की नियुक्तियां संख्या ए बी डी को एक साथ मिलाने की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक या कितना प्रतिशत कम है। ओके, हम लोग फिर से एक बार क्या करेंगे, सी ई एफ और ए बी डी, अब हमें नियुक्त करना है एल ओ। एल ओ 10% है एल ओ भी, और सी में कितना नियुक्त हुआ, 10% है तो 600 का 10% 60, बहुत ही इजी। ई का ई में देखेंगे तो 450 का 10% 45, और एफ में देखेंगे, एफ में 560 का 10% 56। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कैसे जो है इसको निकाला जा रहा है। तो मान लीजिए कि सी का हम 10% जब निकालेंगे तो सी में टोटल रिक्रूटमेंट जो हुआ है 600 हुआ है, तो 600 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 10/100, 10% है तो ऐसे हम लोगों ने इसको जो है 60 लाया। ओके, अब देखेंगे कि बैंक ए, बैंक ए में है 800, तो ये 80 हो जाएगा। बैंक बी में है 940, तो ये हो जाएगा 94। और बैंक डी में है 820, तो ये हो जाएगा 82। अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 5 15, और ये हो जाएगा 16। ओके, अब ये हो जाएगा 4 2 6, और 9 और 8 17, 17 और 8 जो है 25, 25। ओके, तो यहाँ से जो है ये रहा बैंक सी ई एफ की टोटल नियुक्ति एलओ की, और ये रहा बैंक ए बी डी की टोटल नियुक्ति। यहाँ से हम क्या करेंगे, पूछा जा रहा है कि, अब देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि सी ई एफ by what percent in the number of recruitments of LO more or less in CEF take
टुगेदर देन ए बी डी, ए बी डी। अब देखिए ये कितना जो है इससे लेस जो है वो हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9 और ये जो 95, तो 95 मल्टीप्लाई बाई 100 और फिर से जो है किसके सापेक्ष पूछा है, ए बी डी, ए बी डी 256। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर से एक बार जो है 95 और 256, 90, यहाँ जो है थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, मैं अभी जो है कैलकुलेटर का यूज जो है वो कर लेता हूँ। यहाँ आएगा हमारा 37.10। अगर हमारे पास अगर कैलकुलेटर नहीं होता तो एग्जाम में हम क्या करेंगे, 9500 और यहाँ जो है 256 का जब हम करेंगे भाग जब देंगे तो हमारा आएगा 37.10, 37.10। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 210 है। ओके, सेम क्वेश्चन, सेम आंसर जो है दो ऑप्शन में है। यहाँ जो है कि 3711 मोर बाई, और यहाँ जो है फोर्थ में लेस बाई 37110। तो हम देखेंगे कि जो टोटल CEF की जो वैकेंसी है वो ABD से थोड़ी कम है, यानी कि ये 256 है तो ये 161 है। तो हम इसी से ऑप्शन फोर्थ को जो है वो हम लोग सही लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ 1 जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से आप लोग जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व करते रहिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होती है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग ऑप्शन जो क्वेश्चन थर्ड है उसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा पेन जो है वो मैं पतला कर लेता हूँ। ओके, नाउ इट इज फाइन। तो यहाँ जो है थर्ड नंबर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पूछा गया कि द रेशियो, आप देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि जो NTA के जो क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश और हिंदी में जो है बहुत सारे मिस्टेक्स हमें देखने को मिलती है। तो हिंदी वाले जब पढ़ेंगे तो वर्ष 2010 में चेन्नई और वर्ष 2022 में मुंबई में उपलब्ध नौकरियों की रिक्तियों की कुल संख्या बताइए। और इस पूरे क्वेश्चन में जो है चेन्नई और मुंबई कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। इसलिए जो है हमें हिंदी में जो है क्वेश्चन को पढ़ना तो है ही, लेकिन जहां भी आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है तुरंत जो है आप इंग्लिश का सहारा लेंगे। और यहाँ जब इंग्लिश देखेंगे हम लोग तो द रेशियो ऑफ रिक्रूटमेंट्स ऑफ AFO इन C&E टेकन टुगेदर विथ डेट इज D&E। तो C+E और D+F, AFO का जितना नियुक्ति होता है तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि टोटल AFO जो है वो कितना नियुक्त किया जा रहा है। तो AFO जो है 35% है, तो 35%। तो दो तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, या तो बारी बारी से हम दोनों निकाल लें एफओ का, सी और ई का, फिर डी और एफ का, कि टोटल एफओ कितना नियुक्त किया जा रहा है। तो या तो फिर पहले जो है हम टोटल वैकेंट सीटों को जो है ऐड कर लें, जैसे कि C+E, सी में है 600 और ई में जो है 450, 450 यानी कि 1050 टोटल हो जाएगा। इसका हम लोग 35% निकाल लें और इसके बटे कर दे D+F। तो डी में है टोटल 820 और एफ में है 560। 820 और 560 को हम लोग जब ऐड करेंगे तो 0, 8 और 8 5 13,
8 5 13, 1380 मल्टीप्लाई बाई 35%। ये दोनों से दोनों जो आप कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा 138। ओके, इसको जब हम लोग 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 46। यानी कि इसका जो सही आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। यानी कि 35:46, 35 बटा 46 जो इसका आंसर होगा और इसका सही आंसर जो है वो 4th नंबर होगा। ओके, इसके बाद अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, तो आपको जो है वहाँ से सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। ओके, 4th नंबर अगर हम लोग देखें, 4th नंबर पे अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो यहाँ दिया हुआ है कि बैंक डी एंड एफ हायर्ड 15% ऑफ मोर POS देन POs एंड their recruitments after 1 year. The total strength of the staff in both D and F was brought down to the original strength through retracement of some employees by the what percentage the retracement less or more in bank D than bank F. ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप अगर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा क्योंकि मैंने पहले इस सेट को जो है ग्रुप में सेंड कर दिया था, तो इसको जो बहुत लोगों ने नहीं बना पाया होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि डी एंड एफ, डी और एफ बैंक की जितनी रिक्रूटमेंट है पीओज की, पीओ हम देखेंगे कि यहाँ 10% रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ दिया हो कि 15% अधिक जो है वो रिक्वायरमेंट जो है करते हैं, यानी कि 10% और ये 15%, यानी कि टोटल 25% जो है वो रिक्वायरमेंट्स कर देते हैं पीओज की। ओके, यानी कि डी और एफ की जितनी वैकेंट सीटें हैं, डी की देखें तो 820 सीट है और एफ की देखें तो 560 सीट है, और ये 15% अधिक रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करते हैं, तो 10%। तो हम देखेंगे कि 820 का जब हम लोग निकालेंगे 10% ये और 15% ये दोनों को मिला के जब निकालेंगे 25% ये जो है रिक्रूटमेंट्स जो है वो ला देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 मिनट, 25 को जब हम लोग 100 से जब डिवाइड करेंगे, इन दोनों को काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 0 5 205। उसी तरीके से एफ में जब देखेंगे, एफ में तो एफ बैंक जो है उसमें 560 रिक्रूट पूरा टोटल पोस्ट है, तो इसका जब हम लोग निकालेंगे 25%, 25% कैसे, 15% अधिक ये कर रहे हैं, तो 10% रिक्वायरमेंट थी पहले की और 15% अधिक जो है ये भर्ती के ले रहे हैं, तो 15 और 10 25, फिर से इसका 25% जब निकालेंगे तो ये आएगा, ये भी 4 और ये हो जाएगा 140, 140। ओके, अब यहाँ दिया जा रहा है कि 1 साल बाद जो है, 1 साल बाद, 1 साल बाद जो है कर्मचारियों को जो है जॉब से निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बैंक एफ की अपेक्षा बैंक डी में छटाई का प्रतिशत कितना कम या अधिक है। तो बैंक एफ मतलब कि 1 साल बाद जो है कर्मचारियों को एकदम बिल्कुल काम से निकाल दिया जा रहा है, और काम से निकालने के बाद जो है संख्या जो है वो फिर से पुराने वाले स्टाफ के बराबर हो जाती है, मतलब कि ये जो भर्ती लिया जा रहा है इससे पहले का जो स्टाफ का संख्या था उसके बराबर हो जा रहा है। तो वही पूछा जा रहा है कि बैंक डी में बैंक एफ की अपेक्षा कितना अधिक जो है लोगों को काम से बाहर निकाला गया। तो हम लोग देखेंगे कि 205 लोग जो है बैंक डी में भर्ती हुए थे और 140 लोग जो है बैंक एफ में भर्ती हुए थे। 205 को हम लोग ऊपर रखेंगे और 140 को नीचे रखेंगे, इसके सापेक्ष हमें परसेंटेज निकालना है, और इसका जो है 100 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल जो इसका आएगा
जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1025/7। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 146.43%। आप लोग आराम से जो है इसका डिवाइड करिएगा, क्योंकि यहाँ जो है थोड़ा सा समय की जो है कमी है, इसलिए जो है मैं थोड़ा तेजी से जो है सारी चीज़ों को सॉल्व करा रहा हूँ। ओके, इसको जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है इतना आएगा। ओके, अब पूछा जा रहा है कि बैंक एफ की अपेक्षा कितना अधिक या कितना कम है। तो बैंक एफ पे अगर 100% पूरा निकाला जा रहा है तो बैंक डी में जो है 146.43% निकाला जा रहा है लोगों को। तो इसमें से हम लोग 100 को माइनस कर देंगे, 146.43, इसमें से 100 माइनस कर देंगे हम लोग, तो 43, और इतना जो है अधिक जो है लोगों को बैंक से बाहर निकाला जा रहा है काम से। ओके, तो ये था। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से दिया होगा तो इसका आंसर जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही था। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वहां पूछा जाए कि बैंक ई की आवश्यक संख्या से कितने अधिक टीओ को नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे कि टीओज की संख्या जो है संख्या का अनुपात जो है वो 2/3 हो जाए। तो बैंक ई में देखेंगे कितना टीओ जो है, टोटल इसमें रिक्रूटमेंट 450 है और टीओ जो इसमें 8% नियुक्त किया जा रहा है। तो टोटल इसमें कितने टीओ नियुक्त किए जाएंगे, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 10 से 10 कैंसिल, और ये 4 और ये 5 और ये 9, न जो को 36 टीओ जो है इसमें नियुक्त किया जाना है। ओके, और इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है कि अनुपात जो है एफ ई के 2/3 का हो जाए। नंबर ऑफ एफ इज बिकम 2/3। तो एफ ई देखेंगे कितना है, 26% एफ ई जो है वो नियुक्त किए जा रहे हैं। तो 26% जब इसका हम लोग निकालेंगे तो 10 से 10, ये 13 और ये 5 और ये 9 और ये हो जाएगा 117। इसका अनुपात कितना है, मान लीजिए कि और जो है एक्स टीओ को जो है और अधिक नियुक्त किया गया हो, एक्स टीओ जो है और इसमें बैंक में जो है और अधिक नियुक्त किया जाए। देखिए देख सकते हैं कि यहाँ पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोर टीओज शुड बी एम्प्लॉयड देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीओज टू दैट एफ ई बिकम्स 2 अनुपात 3। तो मान लीजिए कि एक्स टीओ जो है और नियुक्त किए गए होंगे और इसका रिक्वायरमेंट जो है अब 2/3 हो गया। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 108 + 3x, और इधर ये इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100, 200, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 234। तो ये इधर जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 234 - 108, और x की वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, 126/3, यानी कि टोटल संख्या जो इसकी टीओज की जो आएगी वो आएगी 42। 126 में जब हम लोग 126 में 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 42 आएगा। तो इस तरीके से 42 जो है इसका आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से पांचों क्वेश्चन हम लोगों ने ग्राफ के बना लिए। अब जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ग्राफ को सॉल्व करना और आप लोगों को समझाना, हमें उम्मीद है कि ये ग्राफ के क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से डेली जो है हम लोग अगर एक ग्राफ अगर बनाते हैं तो हमारा ग्राफ जो है
बहुत ही आसानी से क्लियर होते चला जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि क्वेश्चन 6 जो है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 6 जो है वो बोल रहा है कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड मतलब कि इसको हम लोग मस्तिष्क 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 झंझावट प्रणाली भी बोलते हैं। मतलब कि एकदम दिमाग हिला देने वाला जो है एक टीचिंग का जो है मेथड होता है, जिसमें हम लोग चीजों को बहुत ही ज्यादा विस्तार से उस पर चर्चा करते हैं। और जब किसी चीज पे बार बार जब विस्तार से चर्चा किया जाता है तो हमारे सामने जो है उसी चीज से रिलेटेड कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो खुलते हैं। ओके, जैसे कि आपसे बोला जाए कि जीरो के ऊपर जो है आप जो है 3-4 घंटे जो है अच्छे से डिस्क्राइब करिए। तीन चार घंटे जो है 3-4 लोग बैठ के अपना दिमाग लगाइए और जीरो के ऊपर जो है आप लोग बहस करिए। तो वहां से जो है जीरो के ऊपर जो है कई सारे आइडियाज जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो विकसित होंगे। तो वही जो है यहाँ बोला जा रहा है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड जो है, यानी कि मस्तिष्क झंझावट विधि जो होती है, उसमें जब कोई व्यक्ति अ, उस व्यक्ति जब इस विधि का जब प्रयोग करता है तो उसमें हमारे सामने कई सारे प्रकार के जो है आइडिया जो है वो हमारे सामने विकसित होते हैं। तो इसका जो है सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो होगा विचारों की बृहद मात्रा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 को अगर देखें, प्रोडक्ट स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइड स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन। तो यहाँ हम देखेंगे कि थोड़ा सा ये निगेटिव बात कही जा रही है। स्मॉल स्टेप मतलब कि छोटे छोटे स्टेप में जो है चीजों को प्रेजेंट करके और उनके ऊपर जो है फीडबैक लेने की बात जो है इसमें कही जा रही है। तो ये जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में ये बिल्कुल नहीं होती है। इसके बाद अगर देखें तो कंटेंट डिलीवरी इन द लूसिड लैंग्वेज, मतलब कि सुबोध भाषा में विषय वस्तु की प्रस्तुति करना, यह भी बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद सहभागियों के बीच विषय सीम आधारित अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन, थीम बेस्ड इंटरेक्शन एमंग द पार्टिसिपेंट। इसमें जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में जो है इसका जो एक आउटपुट हमें मिलता है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज जो है ये देखने को मिलता है। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा इससे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड को एक बार गूगल करिएगा। और अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो हमें जो है इस कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिएगा कि क्या जो है इसका मतलब होता है। तो मैं जो इस पे एक सेपरेट वीडियो जो है 2-3 मिनट का बना के जो है आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन जैसे ही हम लोग देखेंगे तो ये जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है, 7th नंबर। और यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। मतलब कि इसमें जो है लर्नर सेंटर्ड मतलब कि जिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के मध्य में लर्नर होता है, शिक्षार्थी होता है, उसके बारे में आप बात की जा रही है। यहाँ जो है 3 टाइप के मेथड जो होते हैं वो यूज होते हैं जनरली टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में। एक होता है कि बीच में जो है टीचर होता है, और एक जो होता है कि बीच में जो है टीचर भी उसमें इन्वॉल्व होता है, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, और एक जो होता है उसमें जो है बस स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ जो है इसके बारे में बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब स्टूडेंट जब इन्वॉल्व होते हैं पढ़ाई में तो वहाँ जो है स्टूडेंट की बात जो है वो सर्वोपरि होगी, वहाँ टीचर का जो इम्पैक्ट जो होगा वो कम होगा। जैसे कि पीएचडी के स्टूडेंट जो होते हैं वो लर्नर सेंटर्स होते हैं, पीजी के स्टूडेंट जो होते हैं वो लर्नर सेंटर्स होते हैं। मतलब कि सारी जो पढ़ाई का एक्टिविटीज है जो वो बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमने वाला होता है। तो इसे हम लोग लर्नर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है क्या बात कही जा रही है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे पहला अगर देखें तो इज दिस बेस्ड ऑन रिजिड कैलकुलम। रिजिड का मतलब है कि ये पुरानी जैसे कि गुरुकुल वगैरह में जो व्यवस्था चलाई जाती थी
उनके करिकुलम पे बेस्ड होती है। तो ये जो है बिल्कुल गलत बात है। ये जो है आजकल के मॉडर्न जमाने की दी हुई एक विधि है, जिसमें जो है बच्चों को फ्री कर दिया जाता है कि तुम्हें जितना सोचना है तुम सोचो। इसमें जो है तुम्हारे ऊपर जो है टीचर का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही कम होगा। अगर टीचर तुम्हें इम्पैक्ट करता है तो वो तुम्हारे परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए करेगा, ना कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो टीका टिप्पणी करने के लिए इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो ये जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल गलत होगा। तो इससे जो है हम लोग दो ऑप्शन को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। दो ऑप्शन को जब हम लोगों ने एलिमिनेट किया तो हमारा जो अ, दो ऑप्शन ए और दो जो है वो एलिमिनेट हो गया। इसके बाद अब बी अगर देखें तो यह विषयगत मामले में सहकारी निर्धारण पे केंद्रित होता है। इट इज सेंटर्ड ऑन द कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मतलब कि अगर हम लोग पीएचडी की बात करें, पीएचडी को अगर हम लोग एग्जाम्पल मानते हैं, तो पीएचडी को अगर देखा जाए तो वहाँ जो है एक पीएचडी स्कॉलर जो है वो दूसरे पीएचडी स्कॉलर का कोऑपरेट करता है। और जैसे कि कोई अगर किसी का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, कि कोई अगर मॉडर्न हिस्ट्री पे काम कर रहा है और किसी एंशियंट वाले को मॉडर्न से रिलेटेड कुछ सजेशन या कोई कोऑपरेशन चाहिए, तो वो बिल्कुल जो है तुरंत उसे प्रोवाइड कराएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा। सी जो है यह मुख्यतः शिक्षक की आवश्यकताओं पे केंद्रित होता है। अभी हम लोगों ने बात किया कि लर्नर सेंटर है, तो ये जो मुख्य रूप से शिक्षार्थी के आवश्यकताओं पे केंद्रित होगा, न कि शिक्षक की आवश्यकताओं पे केंद्रित होगा। ओके, तो यहाँ जो है सी भी गलत हो जाएगा। तो सी को अगर हम लोग गलत करें तो ऑप्शन नंबर 4 भी जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन फोर्थ को अगर देखा जाए तो यह एक उदासन की विविधता पे बल देता है। इट लेज एम्फेसिस ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर। जब बच्चे को हम लोग फ्री छोड़ देंगे, एकदम बच्चे के पढ़ाई में अगर कोई हम लोग अपना जो है इम्पैक्ट न डालें, तो वहाँ जो है वो उसके पास जो है मल्टीपल टाइप ऑफ डायरेक्शन जो है वो ओपन होता है। उसके पास जो है कई सारे डायरेक्शन ओपन होता है, वो कई सारी चीज़ों को एक्सपोजर करने की कोशिश करता है। इसीलिए जो है पीजी के स्टूडेंट और पीएचडी के स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी भी पॉइंट पे उनके पास नॉलेज जो है वो बहुत ही वास्ट लेवल में होता है। तो इसी बात को यहाँ बोला जा रहा है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही था। ओके, और इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे, आगे अगर हम लोग बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर ध्यान दिया जाए कि स्वयं प्रभा चैनल कहाँ से कहाँ के BIASAG से योजित अपलिंक्ड है। तो स्वयं प्रभा चैनल जो है वो गांधीनगर, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो गांधीनगर आईआईटी गांधीनगर जो है वहाँ से जो है स्वयं प्रभा चैनल को मॉनिटर किया जाता है। और यहीं से जो है यहाँ के जो बाईजेग है, बाईजेग जो एक सॉफ्टवेयर होता होगा, उससे जो है स्वयं प्रभा चैनल को लिंक करके चलाया जाता है। तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। तो स्वयं प्रभा चैनल जो है आईआईटी या गांधीनगर से जो है अपलिंक्ड होके चलाया जाता है। ओके, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा तो हम जो है इसी टाइप के वीडियो जो है आप लोगों तक और ज़्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और जो चीज़ें आज हम लोगों को जो कमियां जो है देखने को मिलेंगी, अगर कोई आप लोगों को लगती है कि एक्सप्लेनेशन में कोई कमी हो रही है या लैंग्वेज जो है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे जो है मैं हमें थोड़ा फीडबैक मिलेगा, तो फीडबैक मिलने से जो है अपनी चीज़ों को और अच्छा करने की कोशिश मैं कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है नौ 9th नंबर जो है क्वेश्चन, उसको अगर देखा जाए, 9th नंबर क्वेश्चन जो है टीपीए के टेक्नोलॉजिकल पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज फ्रेमवर्क हैज बीन डेवलप्ड बाय मिश्रा एंड कोहियर
कोहलर इन 2006। तो एक जो मेथड होता है TPACK, जिसको हम लोग ट्रैप बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। ओके, जिसमें टी जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए स्टैंड करता है, पीड जो है पेडागॉगी के लिए स्टैंड करता है, सी जो है कंटेंट के लिए स्टैंड करता है, नॉलेज जो है वो नॉलेज के जो है वो नॉलेज के लिए स्टैंड करता है। ओके, तो इसमें जो है दो लोग जो है काम करते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको जो है सर्च करिएगा। आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है TPACK फ्रेमवर्क। इतना जो है आप अगर गूगल पे डालेंगे तो इसका जो है सारा प्रोसेस जो है ये क्या है, इसके अंदर जो है किस चीज के बारे में इन लोगों ने बात की थी, ये सारी चीजें जो है खुल जाएंगी। ओके, इसको जो है मिश्रा और कोहलर जो है दोनों मिलके जो है 2006 में जो है वो डेवलप करते हैं। और जब ये लोग जब डेवलप करते हैं तो ये जो है इसके साथ 7 कंपोनेंट के ऊपर बात करते हैं। 7 कंपोनेंट मतलब कि आपको जितना दिखाई देगा कि टेक्नोलॉजिकल, पेडागोगिकल, कंटेंट, नॉलेज, तो ये जो है बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के ऊपर, टीके, उसके बाद पेडागोगिकल नॉलेज के ऊपर, उसके बाद कंटेंट नॉलेज के ऊपर। मतलब कि देखेंगे तो ये जो है इसी चीज को बार बार इधर इधर करके जो है कंटेंट जो है वो बताते हैं, कंपोनेंट जो है इसके बताते हैं। उसके बाद फिर से ये बात करते हैं टीपी के, टेक्नोलॉजिकल पेडागोगिकल नॉलेज। उसके बाद पीटी के, पेडागोगिकल टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। उसके बाद अगला जो है, अगला यहाँ जो है पीसी के, पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज। टीसी के, टीसी के टेक्नोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज। ओके, टी के, पी के, सी के, टीपी के, पी सी के। ओके, सॉरी ये जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पी टी के है, पी टी के नहीं है उनके कंपोनेंट में। और जो सबसे लास्ट कंपोनेंट ये जो बताते हैं वो है टीपीसी के, टेक्नोलॉजिकल पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज। तो ये 7 कंपोनेंट जो है इनके इस फ्रेमवर्क में इन्होंने बताया है। और एक बार जो है आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप गूगल पे इससे बस एक बार गूगल कर ले तो ये जो है आपका ऑलरेडी हमेशा के लिए जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसमें वो गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट जो है सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही होगा। तो इससे जो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, इसके बाद अगर हम लोग बात करें 10 नंबर के ऊपर, तो 10 नंबर में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब सुमेटिव इवेल्युएशन इन द इवेल्युएशन बॉडी क्योर। दो टाइप के इवेल्युएशन हम लोगों ने पढ़ा था। एक जो होता है इवेल्युएशन जो है कई टाइप के होते हैं, लेकिन मेजरली जो है वो दो टाइप के इवेल्युएशन होते हैं, सुमेटिव और एक जो होता है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कब होता है, जब हम लोग टीचिंग के प्रोसेस के दरमियान जो है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब हम किसी चीज को किसी को इवेल्युएट करते हैं तो वहाँ जो है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है। और एक इवेल्युएशन जो होता है वहाँ जो है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम लोग बोलते हैं उसे, उसका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। एक बार आप लोग देखिएगा, 3 टाइप के मुख्यतः जो है इवेल्युएशन पाए जाते हैं। 3 टाइप के इवेल्युएशन जो है वो होते हैं। और उसको हम लोग डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन बोलते हैं। मतलब कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या कमी है, उस कमी को जानने के लिए और उस कमी को दूर करने के लिए जो इवेल्युएशन मेथड को यूज किया जाता है उसे हम लोग डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन बोलते हैं। और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन तो वो होता है जब क्लास के बीच में मतलब कि आपका जो क्लास के बीच में जो टेस्ट होता है वो, क्लास के बीच में जो क्वेश्चन टीचर जो है आपसे क्वेश्चन कर देता है वो एक टाइप का फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है। और सुमेटिव इवेल्युएशन कब होता है, जब टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जब जब बिल्कुल खत्म हो जाता है, जब टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस एकदम खत्म हो जाता है और फाइनल में आपका जो एग्जाम जो होता है
उसे हम लोग सुमेटिव एवल्यूएशन बोलते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ देखेंगे इसका जो ऑप्शन देखेंगे, तो द टीचर क्लेरिफाई द डाउट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ, ये बिल्कुल गलत है, ये फॉर्मेटिव एवल्यूएशन है। फॉर्मेटिव हो सकता है या ये जो डायग्नोस्टिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो है किसी चीज़ के डाउट को अगर दूर किया जा रहा है तो वहाँ डायग्नोस्टिक होगा। ओके, दूसरा है कि शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा होने के बाद ग्रेड प्रदान करता है, ये सही हो सकता है। इसके बाद तीसरा अगर देखा, शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के साथ अंतः क्रिया के दौरान प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रदान करता है, ये भी जो है एक टाइप का फॉर्मेटिव एवल्यूएशन है। उसके बाद फोर्थ जो है वो है कि द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचर थ्रू ए क्वेश्चन आंसर सेशन ड्यूरिंग द फीडबैक, ये भी जो है एक फॉर्मेटिव एवल्यूएशन का ही प्रोसेस है। तो यहाँ जो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। सुमेटिव एवल्यूएशन कब होता है, जब टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है एक एंड के समीप जो है आ जाता है, और सबसे लास्ट में जो हमें ग्रेड कार्ड या जो हमारा रिजल्ट देने के लिए जो एग्जाम होता है उसे हम लोग सुमेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, 11th नंबर क्वेश्चन, 11th नंबर क्वेश्चन है कि डिफरेंट फ्रॉम बीइंग इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ ए कर्व स्क्रूड ऑन द राइट साइड वी कॉल इट। यहाँ जो है थोड़ा सा रिसर्च के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई हम लोग डाटा बना रहे हैं, डाटा का यूज करके अगर हम लोग कोई ग्राफ जो है वो डिजाइन फॉर्मेट कर रहे हैं, तो ग्राफ जो है दो तरीके से बन सकता है। एक तो ऐसा ग्राफ हो जो बिल्कुल कर्व्ड हो, और एक ग्राफ जो है हमारा ऐसा बन सकता है जो इधर थोड़ा सा ऊपर हो और इधर जो है जाके नीचे हो जाए, और एक ग्राफ जो है ऐसे बन सकता है कि इधर जो है नीचे हो और इधर जाके जो है ऊपर हो जाए, इसे हम लोग स्क्यूड बोलते हैं। स्क्यूड का मतलब कि अगर ग्राफ बिल्कुल हर जगह सेम डिस्ट्रीब्यूशन पे है, तो वहाँ जो है हमारा ये बोलेंगे कि नॉन स्क्यूड ग्राफ है, मतलब कि ये तो न धनात्मक है न ऋणात्मक है, ये न्यूट्रल ग्राफ है। वही अगर हम लोग, जब आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह जब पढ़ा होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इस साइड में जो है प्लस होता है और इस साइड में जो है माइनस होता है, इधर जो है राइट साइड है, इधर जो है लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में अगर ग्राफ जो है स्क्यूड करता है, खिसकता है, तो वहाँ जो है निगेटिव होता है, और अगर ग्राफ जो है राइट साइड में खिसकता है तो वहाँ जो है पॉजिटिव होता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि राइट साइड का मतलब कि प्लस साइड की तरफ जो है जब ग्राफ खिसकेगा, तो वहाँ जो है धनात्मक रूप से इसे जो है स्क्यूड बोलेंगे, मतलब कि धन की तरफ जो है हमारा ग्राफ जो है वो स्क्यूड कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से किसी डाटा का यूज करके जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ जो है जब प्लस माइनस की तरफ जो है स्क्यूड करता है, तो उसे हम लोग स्क्यूड बोलते हैं, ग्राफ का वैषम्य बोलते हैं, वैषम्य हिंदी में, और इंग्लिश में जो है स्क्यूड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ जो है अगर राइट साइड में स्क्यूट करता है तो वो उसे हम लोग प्लस बोलते हैं, अगर लेफ्ट साइड में स्क्यूट करता है तो उसे हम लोग ऋणात्मक वैषम्य ग्राफ बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया। अगर आपको ये क्वेश्चन बताने का तरीका जो है अच्छा लग रहा हो, तो इस सेशन को जो है, इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और इस कमेंट बॉक्स में जो है जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, और जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम जो है चीज़ें और ज़्यादा आप लोगों तक डिलीवर कराने की कोशिश जो है वो करेंगे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि आज जो है लाइव क्लास हमें लेना था, लेकिन क्लास जो है वो लाइव नहीं पॉसिबल हो पाई है, तो मैं जो इस क्लास को जो है रिकॉर्ड करके आप लोगों तक प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट का एक दिन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ कारणों की वजह से अब तक जो है हम जो है अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर डिस्कशन सीरीज जो नहीं ला पाए थे, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन अगर आपको अंतिम समय में प्रीवियस ईयर डिस्कशन सीरीज देखने को मिल रही है, तो के उसका जो है आप लोग मैक्सिमम जो है लाभ उठाइए। ओके, चीज़ों को थोड़ा अधिक डिस्क्राइब कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका जो है नॉलेज जो है वो अधिक से अधिक बूस्ट हो, इसलिए मैं थोड़ा सा अधिक जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद 12th नंबर अगर हम लोग देखें, 12th नंबर की अगर बात करें, 12th नंबर की अगर बात करें, तो यहाँ है कि व्हेन द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा कलेक्ट मेजर्ड एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज आइडेंटिफाइड एज, मतलब कि किसी
रिसर्च को करते समय जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो जो है टाइम के साथ साथ मैक्सिमम मल्टीपल बार जो है उस डाटा को कलेक्ट करें। जैसे कि किसी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर अगर हम लोग मेजर करते हैं तो एक दिन में हर घंटे अगर ब्लड प्रेशर मेजर करें तो एक दिन में उसका 24 बार जो है ब्लड प्रेशर हमें मेजर करना होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे देख सकते हैं कि पहला है कि इंटर रेट रिलायबिलिटी, अंतर दर विश्वसनीयता, यहाँ जो है बिल्कुल ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो है परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, ये जो है हो सकता है क्योंकि कई बार जो है समय के साथ अगर हम लोग डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें जो वही टेस्ट जो है बार बार जो है परफॉर्म करना होगा। जैसे कि एक बार बीपी वाला मशीन लगाया किसी को ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, फिर एक घंटे बाद जो है फिर से ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए उसको वो जो मशीन लगाएंगे, तो वही प्रोसेस को हमें बार बार जो है परफॉर्म करना होगा और डाटा कलेक्ट करने का जो मेथड है बार बार उसको परफॉर्म करना होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड जो सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड की अगर बात करें, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का मतलब है कि यहाँ जो है डाटा को कलेक्ट करने का मेथड जो है, कलेक्ट करने का दर जो है वो आधा कर दिया जाता है। मतलब कि आधा अभी डाटा कलेक्ट किया और आधा जो है कुछ देर बाद डाटा जो है कलेक्ट किया। तो ये जो होता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इसके बाद आंतरिक विश्वसनीयता, इंटरनल रिलायबिलिटी जो है यहाँ नहीं होगा। यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है बिल्कुल सही है। किसी डाटा को समय के साथ जब बार बार कलेक्ट किया जाता है तो वहाँ जो है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी जो है वो होती है। ओके, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने आप लोगों को बताया। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चेंज ऑफ बिहेवियर इन द पीपुल आफ्टर दे कम टू नो द दे आर पार्टिसिपेटिंग ए रिसर्च प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस रिजल्ट दैट डू नॉट हैव वैलिडिटी एज इज नोन एज। ये जो है बिल्कुल, जब आप लोग ये देखेंगे ब्लाइंड इफेक्ट, इवेल्युएशन इफेक्ट और आर्थोन इफेक्ट और डिमांड इफेक्ट, तो जब आप गूगल करेंगे आर्थोन इफेक्ट का, गूगल करिएगा आप लोग आर्थोन इफेक्ट क्या होता है, तो जस्ट जो उसका डिफिनीशन होता है कि किसी चीज के अ, किसी टेस्ट या किसी रिसर्च या कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं और उसके परिणाम के जानने के बाद, परिणाम के जानने के बाद परिणाम की संभावना होने के बाद आपके बिहेवियर में जो चेंज होता है उसे हम लोग हार्थोन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि वर्ल्ड कप का मैच जो हुआ था, वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था, अभी जो रिसेंटली जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, तो जब तक इंडिया जो है बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है तो तब तक जो है हम मैच को बहुत ही आसानी से देख रहे थे। मैच जो है बहुत ही मतलब कि मन से देख रहे थे, अपने बहुत ही मन तन धन मन से देख रहे थे और इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लगा कि अब तो इंडिया हार जाएगी, इंडिया हार जाएगी, जब विराट कोहली का विकेट गिरा या उसके बाद सूर्य कुमार यादव जब आउट हुए, इस तरीके का जब इंडिया के ऊपर जब प्रेशर आया, तो वहां जो है हमें जो है इसका बात, इसका जो है रिजल्ट जो है हमें कहीं ना कहीं महसूस हो गया था। मतलब कि रिजल्ट की संभावना जो है हमें हो गई थी और उस रिजल्ट की संभावना के बाद जो हमारे मन में जो है मैच के प्रति जो परिवर्तन आया होगा, मैच देखने के प्रति जो हमारे मन में जो व्यवहार में हमारे परिवर्तन आया होगा, उसी को हम लोग हार्थोन इफेक्ट बोलते हैं। इसे जो है अ, हार्थोन का मतलब कि नाग फनी होता है, शायद आप लोग एक बार सर्च करिएगा। नाग हार्थोन का मतलब नाग फनी होता है। इसको हम लोग हार्थोन इफेक्ट बोलते हैं कि किसी चीज के रिजल्ट के बारे में संभावना करने के बाद जो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग हार्थोन इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें लग गया होगा कि दिसंबर का नेट हमसे नहीं निकलेगा और इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए वो अपनी तैयारी जो है बिल्कुल बंद कर दिए होंगे। तो इसे भी हम लोग हार्थोन इफेक्ट बोल सकते हैं। ओके, तो ये रहा आर्थोन इफेक्ट और इसी को जो है हम लोग आर्थोन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल
सही होगा। ओके, इसके बाद आगे देखेंगे कि अनुसंधान, सम ऑफ द थ्रेड्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च आर, मतलब कि इंटरनल रिसर्च के इंटरनल वैलिडिटी को खतरे नुकसान पहुंचाने वाले निम्नलिखित में से कौन कौन से हो सकते हैं। और द प्रायोगिक डिजाइन, किसी चीज को परफॉर्म करने की आधा अधूरी तैयारी, ये जो है खतरा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो थोड़ा सा यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे कि सम ऑफ द थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी इन द रिसर्च आर क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, परीक्षण पूर्व, प्री टेस्टिंग, अनुशय, पूर्ववृत्ति, परिपक्वता। परिपक्वता, यहाँ जो हम लोग देखेंगे किसी रिसर्च को करने के लिए क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, मतलब कि जो रिसर्च करने का जो डिजाइन है वो आधा एक्सपेरिमेंटल हो और आधा जो है वो आर्ट 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 के फॉर्म में हो। जैसे कि डाटा कलेक्ट करना, और आधा जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है रिसर्च को करना, और आधा जो है डाटा कलेक्ट करना स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जो है रिसर्च करना। तो ये जो है रिसर्च को खतरा नहीं पहुंचाता है, इसलिए जो है ये गलत होगा। ओके, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत होगा, वही मैंने शुरू में ही आपको बताया। ओके, दूसरा देखें कि परीक्षण पूर्व, प्री टेस्टिंग, पूर्व परीक्षण। किसी रिसर्च को करने से पहले अगर हम लोग पूर्व परीक्षण करते हैं कि इसका जो है इफेक्ट जो है क्या होगा, तो ये भी जो है रिसर्च के लिए खतरा नहीं प्रोवाइड करेगा। वो जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। तो ऑप्शन ए और बी को अगर हम लोग एलिमिनेट करें तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट और ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो सही होगा। अब देख लेते हैं कि अनुशय क्या होता है। अनुशय का मतलब होता है कि शंका करना, शंका। अनुशय का मतलब होता है शंका। शंका मतलब कि रिसर्च में अपना 100% न देके और रिसर्च में जो है एक तरीके से बायसनेस लाना, शंका, शंकालु प्रवृत्ति को अपनाना। जैसे कि एक शंका ये बोला जाता है कि कोई एक्सपेरिमेंट अगर रिसर्च कर रहा है ट्राइब्स के ऊपर, तो वो शंका करे कि ट्राइब्स जो होते हैं वो मैक्सिमम ट्राइब्स जो क्रिमिनल क्रिमिनल होते हैं, और इसके थ्रू वो शंका करने लगे उनके ऊपर, और उनसे जो है बात करने में एक तरीके से बायसनेस अगर दिखाने लगे, तो वो जो है उसके रिसर्च के लिए खतरा प्रोवाइड कराता है। पूर्ववृत्त, पूर्ववृत्त का मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब कि बायसनेस, यहाँ पूर्ववृत्त का मतलब बायसनेस कि इतिहास से जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट लेना, बहुत ज्यादा जो है हिस्ट्री का अपने ऊपर इम्पैक्ट डालना, और बायसनेस जो है अपने अंदर जो है एक तरीके का बायसनेस जो है वो अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना। परिपक्वता का मतलब है कि रिसर्च का जो डिजाइन बनाया जाए वो पूर्णतः जो है परिपक्व बनाया जाए, मतलब कि उसमें एक रत्ती भर का जी परिवर्तन करने की आवश्यकता या परिवर्तन करने की गुंजाइश जो है वो न हो, तो उसे जो हम लोग परिपक्वता बोलते हैं। तो ये जो है परिपक्व होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपको रिसर्च करना था, 15 तारीख से स्टार्ट करना है, आपने जो है पूरे डे वाइज का सीरीज जो है प्लान जो है डे बाई डे का बना दिया है, और 15 तारीख को जो है सुबह से लेकर शाम तक बारिश होने लगी, तो यहाँ जो है अपने आप आपने जो रिसर्च का जो डिजाइन बनाया उसमें जो है थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। लेकिन रिसर्च का डिजाइन जो है आपका पूरी तरीके से परिपक्व होगा। परिपक्व का मतलब कि पूरी तरीके से उसमें कोई भी परिवर्तन की गुंजाइश अगर नहीं रहेगी, तो वहां जो है आपका रिसर्च के लिए वो खतरा होगा। ओके, तो ये जो है इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर हम लोग ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वहाँ जो है फोकस ग्रुप डिस्कशन के ऊपर जो है बात किया जा रहा है। फोकस का मतलब कि जो किसी चीज के पूर्ण रूप से जो फोकस करके जो कोई डिस्कशन करता है, किसी पॉइंट पे फोकस करके, उसे हम लोग फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 1 को अगर ध्यान दिया जाए कि इन फोकस ग्रुप डिस्कशन द मॉडरेटर इज सपोज टू प्रोवाइड ए लिबरल क्लाइमेट फॉर पार्टिसिपेंट्स टू ओपन अप, मतलब कि जो फोकस ग्रुप डिस्कशन कराने वाला जो व्यक्ति है वो पार्टिसिपेंट्स के लिए एक ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड कराए
जो उन्हें जो है खुलने उन्हें जो ओपनली बात करने में सहायक हो। तो ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही हमें लग रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड पे अगर बात किया जाए, स्टेटमेंट सेकंड, कि पार्टिसिपेंट्स ऑफ फोकस ग्रुप डिस्कशन शुड रेंट इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट्स। अगर देखा जाए कि फोकस समूह भागीदारियों को तुलना के लिए वैकल्पिक अनुभव का ढिढोरा पीटना चाहिए। तो ये जो है एक तरीके से फोकस ग्रुप डिस्कशन जो होता है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट सेकंड जो वो बिल्कुल गलत होगा और स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा सही होगा। 15 का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही होगा। ओके, और उसके बाद 16 पे अगर हम लोग ध्यान दें कि इन कम्युनिकेशन डिनोशन इज द लेवल ऑफ, मतलब कि किसी चीज को डिनोट करने वाला जो चीज होता है किसी कम्युनिकेशन में, जैसे कि कोई कम्युनिकेशन करना अगर शुरू कर रहा है, वहाँ डिनोट करके कोई चीज लिखा हुआ है कि इस कम्युनिकेशन में इस पर्टिकुलर वर्ड का जो है आप लोग यूज न करें, या इस कम्युनिकेशन में पर्टिकुलर इस लैंग्वेज का यूज न करें, या कम्युनिकेशन में पर्टिकुलर इस टाइप की एक्टिविटीज जो है वो न करें। तो यहाँ जो है इस तरीके से वहाँ जो है डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन की डूज और डज नॉट, डूज और डज नॉट मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अगर आप ऐसा करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है आपका स्ट्रांग होता है, और क्या अगर ऐसा नहीं करते कि कम्युनिकेशन जो है आपका स्ट्रांग नहीं होता है। तो इस तरीके का डिनोशन अगर हमें कहीं देखने को मिलता है तो उसका मतलब होता है कि वो चीजों का डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड कराता है। ओके, तो ये रहा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। अगर बात करें इसके और सारे ऑप्शंस के बारे में, और सारे ऑप्शंस के बारे में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 17 जो है उसको अगर हम लोग सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो है बिलीफ। बिलीफ का डिनोशन से क्या ही मतलब, कोई चीज अगर कोई डिनोट करता है, डिनोट का मतलब कि कोई चीज अगर कोई वस्तु अगर कोई दर्शाता है, कोई अगर रेफरेंस स्टार देके किसी चीज को डिनोट करके कोई दर्शाता है, तो इसमें बिलीव विश्वास का क्या ही मतलब है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब कि वैषम्य, वैषम्यता मतलब कि विषम सोच रखना। तो ये भी डिनोशन का कोई अर्थ नहीं होता है। असहमति, असहमति और कॉन्ट्रास्ट जो है वो एक दूसरे का मतलब कि पर्याय बोल सकते हैं। असहमति का मतलब है कि किसी कोई अगर कोई कम्युनिकेट करा तो उससे जो है आप अगर असहमत हैं तो उसे जो है डिनोशन देंगे, डिनोशन देंगे। तो ये जो है ऑप्शन जो है बिल्कुल तीनों जो है गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो सिंबल्स प्रोवाइड मीनिंग व्हेन यूज्ड इन, मतलब कि बात करने का सिंबल्स, जैसे कि कम्युनिकेशन अगर कोई करता है, जैसे कि हम लोग किसी से चैट करते हैं तो वहाँ जो है कई बार हम लोग इमोजीज का जो है यूज करते हैं, वो एक टाइप का सिंबल है। रोड पे अगर हम लोग कार या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसके किनारे जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो एक टाइप का सिंबल है। हॉस्पिटल के बाहर जो है सिंबल जो लगे होते हैं वो एक टाइप का सिंबल है। तो कोई भी अगर सिंबल कोई यूज कर रहा है, तो अगर रोड पे यूज होने वाला सिंबल है तो उसे अगर हम लोग रोड पे यूज करेंगे तो ही उसका कोई मतलब समझ पाएगा। अगर रोड वाले सिंबल को हम लोग हॉस्पिटल में यूज करें, हॉस्पिटल वाले सिंबल को रोड पे यूज करें, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इस तरीके से देखें, कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल मतलब कि विरोधाभास में अगर कोई सिंबल कोई यूज करता है तो ये बिल्कुल गलत है। रैंडम ऑर्डर्स का कोई लेना देना नहीं है। नॉन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट मतलब कि कोई एक विशिष्ट कॉन्टेक्स्ट में सिंबल को ना यूज किया जाए तो ज्यादा मीनिंग जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि हॉस्पिटल में यूज होने वाला सिंबल जो है अगर हॉस्पिटल में ही यूज किया जाए तो उसका ज्यादा मीनिंग हम लोग को मालूम चलेगा, न कि हॉस्पिटल वाले सिंबल को रोड पे यूज किया जाए और रोड वाले सिंबल को हॉस्पिटल पे यूज किया जाए, तब उसका जो है ज्यादा मीनिंग हम लोगों को नहीं मालूम चलेगा। तो यही बात जो है यहाँ बोली जा रही है। ओके, तो इस तरीके से सिंबल को अगर हम लोग सही कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अगर यूज करते हैं तो ही उसका मीनिंग जो है हम लोगों को आसानी से पता चलेगा। ओके,
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर अगर हम लोग बात करें, हॉट मीडियम किनके द्वारा अभिलक्षित होता है? ये हॉट मीडियम इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाई, एक जो वैज्ञानिक है माइकल हॉर्न, एक बार ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, माइकल हॉर्न नाम के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने जो है कम्युनिकेशन का जो मीडियम है उसको दो टाइप में बांटा है, एक जो है कूल मीडियम और एक जो है हॉट मीडियम। हॉट मीडियम उन्होंने ये बोला है कि जो कम्युनिकेशन का ऐसा कोई मेथड होता है वो जो है अधिक सेंसरी डाटा को यूज करता है, अधिक सेंसरी डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए बनाया जाता है, तो उसे हम लोग हॉट मीडियम बोलते हैं। इसके लिए एग्जांपल जो देते हैं वो देते हैं पिक्चर, कोई अगर कोई किसी का फोटो क्लिक कर लेता है तो वो, मूवी, रेडियो, पिक्चर, मूवी, रेडियो या सिनेमा, इस टाइप के मीडियम को जो है ये हॉट मीडियम बताते हैं। और टीवी, कार्टून, टीवी, कार्टून, सीरियल, इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है इन्हें ये कूल मीडियम बनाते हैं। जैसे कि हम लोग देखें किसी का अगर कोई फोटो अगर वायरल हो जाता है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव डाटा होता है। कोई पिक्चर के माध्यम से देखें कि अक्सर कोई पिक्चर हमें जब आती है या धर्म पे हो या किसी ऐसे रिजिड कल्चर के विपरीत अगर कोई पिक्चर आती है तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे समाज पे बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये हॉट मीडियम उसे बताते हैं। तो हॉट मीडियम जो है देखा जाए तो इसका जो आंसर अगर हम लोग देखें तो ये जो है गैर यांत्रिक घटक होता है, ये जो है बिल्कुल गलत है। हॉट मीडियम जो है वो एक टाइप का यांत्रिक घटक होता है, जैसे कि फोटो जो होता है, रेडियो जो होता है, एक तरीके का मैकेनिकल कंपोनेंट होता है इसमें। उसके बाद बी जो है, इसमें देखें कि निम्न आग्राहक भागीदारी, मतलब कि लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन, मतलब कि जो पार्टिसिपेंट जो कम्युनिकेट करने वाला जो रिसीवर है उसका इसमें जो है पार्टिसिपेशन बहुत ही कम होता है, तो ये एक तरीके से हॉट मीडियम में ये देखने को मिलता है। उसके बाद सी जो है, केवल एक अनुभूति या सेंस को आवृत्त करना है, मतलब कि अ, कोई एक अगर पर्टिकुलर पिक्चर किसी का वायरल होता है तो वो बार बार जो एक ही टाइप का सेंस जो है वो कई बार जो है दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो स्टेटमेंट सी भी सही है। उसके बाद सूचना की बड़ी मात्रा में आपूर्ति करना, ये भी सही होगा। और हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन, अगर बी सही है तो ई उसी तरह गलत हो जाएगा, तो इस तरीके से बी सी डी, बी सी डी जो है बिल्कुल सही होगा। अगर आपको हॉट मीडियम और कूल मीडियम जो है नहीं समझ में आया तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस पे जो है मैं एक सेपरेट वीडियो जो है 2-3 मिनट का या 5 मिनट का वीडियो जो है कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझाने के लिए बना दूंगा और उसको जो है अपने चैनल पे कहीं चैनल के माध्यम से आप लोगों तक प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, 18 नंबर, 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है, इन द इनिशियल स्टेज मास कम्युनिकेशन वाज कंसिडर एज ए स्टडी ऑफ प्रोपोगेंडा, ये जो है बिल्कुल सही है। मास कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन का मेथड जिससे कि हम एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर सकें, जैसे कि रैली वगैरह जो होता है और जो एड वगैरह जो चलते हैं वो, और टेलीविजन जो होता है, न्यूज जो होता है, वो एक तरीके से मास कम्युनिकेशन का एक मेथड जो है वो माना जाता है। तो मास कम्युनिकेशन का जो इनिशियल स्टेज माना जाता है वो स्टडी ऑफ प्रोपेगेंडा, मतलब कि जनता जो है क्या कहना चाहती है, जनता का प्रोपेगेंडा क्या है, इस चीज को समझने के लिए मास कम्युनिकेशन वो किया जाता है। ओके, स्टेटमेंट सेकंड जो देखें कि नाउ इट इज हैज लिंग्विस्टिक कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ साइंस कोड एंड लैंग्वेज, अब चिन्हों और संहिताओं और भाषा के संदर्भ में उनका भाषिक घटक है, मतलब कि मास कम्युनिकेशन में लिंग्विस्टिक कंपोनेंट्स भी साइंस कोड और लैंग्वेज का बहुत ही
बेहतरीन तरीके से यूज जो है वो किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखा जाए कि जनसंचार, मास कम्युनिकेशन सप्लाइज एंड इन्वेंटरी ऑफ पब्लिक मैसेज एंड अलाउज फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ सोशल वैल्यूज, ये भी सही है। मास कम्युनिकेशन सप्लाइज एंड इन्वेंटरी ऑफ पब्लिक मैसेज, पब्लिक को मैसेज सप्लाई करने के लिए मास कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। एंड अलाउड टू मॉनिटरिंग ऑफ सोशल वैल्यूज, जब कोई मास कम्युनिकेशन का यूज करता है तो उसको यूज करने के लिए सोशल वैल्यूज जो है उसको जो है बहुत बार देखा जाता है, सामाजिक मूल्यों का अनुश्रवण करने देता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सेकंड को अगर देखा जाए कि बड़े पैमाने पे सामाजिक परिवेश में जनसंचार सामाजिक संस्थाओं को के एकीकरण में सक्षम होगा। इन लार्ज स्केल सोशल सेटिंग्स मास मीडिया विल इनेबल इंटीग्रेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये भी हमें बिल्कुल सही लग रहा है। तो इसलिए ऑप्शन 1 और 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, इसके बाद 21 अगर देखा जाए, ये जो है क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ दिया गया कि एन अमाउंट ऑफ 8,500 becomes 9,500 in 3 year times at some simple rate of interest. How much the amount of 10,200 will become in 5 year at same rate of interest? मतलब कि सिंपल एसआई जो है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है, मूलधन, मूलधन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी अपन 100। तो यहाँ से एसआई जो है हमें पता है, एसआई जो है हमें पता है 8,500 से 9,500 हो जाता है। तो मिश्र धन में से हम लोग मूलधन जब माइनस कर देंगे तो हमें एसआई मिल जाएगा, तो वहाँ जो है 1,000 हमें मिल जाएगा। और पी जो है हमारे लिए 8,500 है, और आर की वैल्यू जो है हमें नहीं पता है, तो आर को आर रहने देंगे। टी की वैल्यू जो है हमें 3 दिया हुआ है, और अपान 100 कर देंगे, तो इसको इधर ले जाएंगे। 1,000 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 8,500, और ये जो है 3 बराबर आर। आर की वैल्यू जो है हमें इतनी मिल गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और आर की जगह हम लोग इतना रख देंगे। तो 10,000 जो अगला जो है पूछा जा रहा है कि 10,200 बिल, उसी रेट पे 10,200 रुपया जो है वो 5 साल में कितना हो जाएगा। 10,200, पी की वैल्यू 10,200, आर की वैल्यू हम लोग रखेंगे 1,000 अपॉन 85 × 3, और टी की वैल्यू जो है 5 रखेंगे, और इसमें जो है 100 से जो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 से ये 17 हो जाएगा, और 17 छक्का 200, ये 2 हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो इंटरेस्ट जो आएगा वो 2,000 आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो है 2,000 आ जाएगा। और हमारा जो मूलधन है वो 10,200 है, 10,200 है, इसमें 2,000 जब हम लोग ऐड कर देंगे तो पूरा राशि जो है वो 12,200 हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर हम लोग देखें, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो 12,200 है, तो इसलिए वो जो है सही हो जाएगा। ओके, 21 नंबर का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ओके, 22 पे अगर ध्यान दें, 22 क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें, तो यहाँ जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए मैन लुक्स एट द फोटोग्राफ ऑफ ए पर्सन एक्स एंड डेज और सेज, सेज होगा यहाँ, डेज नहीं होगा, सेज सी इज द डाटर ऑफ हस्बैंड ऑफ ओनली डाटर ऑफ फादर ऑफ माई ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉज, मतलब कि उसका जो साला है उसके पिता की इकलौती पुत्री की बेटी है। मतलब कि यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति है, वो बोलता है कि इसका कोई साला एक्स है, उसके एकमात्र, उसके पिता, उसके पिता हैं, उसकी एकमात्र पुत्री है कोई, मान लीजिए कि वाई, और एकमात्र पुत्री है और इसका ये साला है, तो इसका मतलब कि ये इसकी पत्नी हुई, और इसकी पत्नी की पुत्री जो है
इसकी बेटी हुई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही होगा। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। 22 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। 23 पे अगर ध्यान दें, 23 का जो है, एक व्यक्ति स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में 30 मीटर चला और फिर पश्चिम दिशा में पश्चिम की ओर 20 मीटर जाता है। तो यहाँ से देखेंगे कि जब हम लोग मैप देखते हैं तो मैप में ऊपर की ओर उत्तर दिशा होता है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होता है, और इधर जो है पूर्व होता है, इधर जो है पश्चिम होता है। तो एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर चलना शुरू किया, ये 30 मीटर चलता है। ओके, उत्तर की ओर चलना शुरू किया, 30 मीटर चलता है। और सॉरी, इस क्वेश्चन को जब आप लोग हिंदी में सॉल्व करेंगे तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसलिए हम लोग हिंदी ना चूज करके इंग्लिश में इसको सॉल्व करेंगे। और 30 मीटर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, देन 20 मीटर टुवर्ड्स द बेस्ट यानी पश्चिम की तरफ वो 20 मीटर चलता है। उसके बाद रीच द पॉइंट बी, ये ए पॉइंट है और ये जो है बी पॉइंट है। इसके बाद ही टेक्स से साउथवर्ड, साउथ की ओर मुड़ता है, और साउथ मुड़ने के बाद वो 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चला ये। उसके बाद पॉइंट सी, ये पॉइंट सी हुआ, पॉइंट सी से जो है वो मुड़ के ईस्टवर्ड, पूर्व की तरफ मुड़ता है, और ये चलता है 15 मीटर, 15 मीटर चला और ये पहुंचा पॉइंट डी पे, पॉइंट डी पे। और उसके बाद वो जो है राइट मुड़ता है, तो ये इस तरीके में, तो इसका लेफ्ट इधर हुआ, राइट इधर हुआ, तो राइट इधर मुड़ेगा, और राइट मुड़ने के बाद वो 20 मीटर चलता है। तो 20 और 10 30 ये बराबर हो गई, यानी कि जहां से वो चला था वही है। और पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये रहा उसका एंड पॉइंट। तो ये टोटल ये डिस्टेंस जो है 20 मीटर है, और ये जो है 15 मीटर कवर कर चुका है, तो ये डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड जो है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, 24 पे अगर ध्यान दें, 24 पे अगर ध्यान दें, तो ये नंबर जो है, ये रीजनिंग थोड़ा सा टफ था, मुझे बनाने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। 5 मिनट से ऊपर जो इसको रीजनिंग को सॉल्व करने में, नंबर सीरीज के रीजनिंग को सॉल्व करने में लग गया। ओके, तो इसे मैं आपको बता देता हूँ, एक बार अच्छे से आप लोग ट्राई करिएगा, और ट्राई जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे जो है क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था। तो 55 47 74 10 135 -81 और 261, इसके आगे का जो है आपसे पूछा जा रहा है कि इसके आगे का नंबर जो है वो क्या होगा। तो इसके सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है ये ऐड किया है 8, और यहाँ जो है ये माइनस किया है 27, सॉरी यहाँ जो है ये 8 माइनस किया है, यहाँ जो है 27 ऐड किया है। उसके बाद ये 64 जो है वो माइनस किया है। उसके बाद 125 ऐड किया है। उसके बाद जो है 216 माइनस किया है, और 216 माइनस करने के बाद ये ऐड किया है 343। यहाँ जो है थोड़ा सा मिस्टेक था, 261 की जगह 262 होगा। और इसके बाद जब ऐड करेगा तो हम लोग देखेंगे कि 2 का क्यूब जो है पहले माइनस कर रहा है, उसके बाद 3 का क्यूब जो है वो ऐड कर रहा है, और इसके बाद यहाँ जो है 4 का क्यूब जो है माइनस कर रहा है, फिर 5 का क्यूब जो है वो ऐड कर रहा है, उसके बाद 6 का क्यूब जो है माइनस कर रहा है, यहाँ जो है 7 का क्यूब ऐड कर रहा है। तो इसके बाद क्या करेगा, 8 का क्यूब जो है वो माइनस करेगा। 8 का क्यूब होता है 512, और 262 में से 8 का क्यूब जो हम लोग माइनस करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो -250, ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 25 पे अगर देखें कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड टेक्नोलॉजी रिटेन एज द ETHCONOLYG, हाउ विल द जनरेशन विल रिटेन इन द सेम लैंग्वेज। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि टीई को ईटी लिखा है, तो जीई को ईजी लिखेगा, ईजी 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 ईजी, चारों में ये ऑप्शन है, तो चारों ये सही हो जाएगा। उसके बाद अंत का देखेंगे कि जी वाई को वाई जी लिखा है,
तो ओ एन को एन ओ लिखेगा, NO, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। उसके बाद आगे जब हम लोग ध्यान देंगे तो EHN को EHNO को लिखा है HC, सॉरी CH को HC लिखा है, CH को HC लिखा है, तो NE को EN लिखेगा, NE को EN लिखेगा। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, दो ऑप्शन में EN है। उसके बाद CO, NO को ON लिखा है, NO को ON लिखा है, तो RA को AR लिखेगा, RAR सेम सेम दोनों में सही है। उसके बाद देखेंगे कि LO को OL लिखा है, और यहाँ जो है TI को IT लिखेगा, तो यहाँ जो TI सेम लिख दिया, यहाँ जो है IT लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने इस सेट का जो दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम था, उसका पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 23 फरवरी 2023 को। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं फिर भी इसको अपलोड करूँगा। आप लोग इसे ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर इस वीडियो पे कल शाम तक 200 प्लस व्यू अगर आ जाता है, 200 प्लस व्यू अगर इस वीडियो पे आ जाते हैं, तो इसका सेकेंड पार्ट जो है वो मैं कल शाम को या तो लाइव करा दूंगा या तो अपलोड कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो को आप लोग देखिए, वीडियो देखिए, और अगर कोई कमी आपको लगता है तो उस कमी को हमें बताइए, मैं जो इसे दूर करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो सीरीज जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 25 क्वेश्चन में मैंने आपको 25 तरीके से सॉल्व करने का 25, कम से कम 25 कॉन्सेप्ट तो आप लोग जरूर सीखे होंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और हमें जरूर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। ओके।